Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are welcome to the online classes of BA Part 2nd. Today we are doing Human Geography, new topic, Classification of Races, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण. मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार हम सबसे पहले करेंगे, Basis for Classification of Human Races. मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की कसौटी उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर निश्चित की जाती है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि शारीरिक लक्षण जो होते हैं उन्हीं के आधार पर हम मानव वर्गीकरण को निर्धारित करते हैं. आईक्यू या इंटेलिजेंस या इमोशनल एस्पेक्ट्स, इन सबको हम रेसेस के अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लगभग पूरी मानव जाति के एक ही प्रकार के लक्षण हैं. तो प्रजाति वर्गीकरण की सीमा, एक्सटेंट ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन. मानव प्रजातियों का वर्गीकरण केवल बाह्य शारीरिक लक्षणों या आउटर फिजिकल ट्रेट्स के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि वातावरण के परिवर्तन से या ग्रंथि रस, हार्मोन आदि के कारण जो परिवर्तन मनुष्य के शरीर में होते हैं वे केवल बाहरी लक्षणों में होते हैं. ऐसा देखा जाता है कि सभी प्रजातियों में बौद्धिक विकास करने की क्षमता समान होती है. तो हम बौद्धिक स्तर पर कभी भी मानव प्रजातियों को डिफरेंशिएट या फिर क्लासिफाई नहीं करते हैं. हम सिर्फ बाह्य लक्षणों के ऊपर उनको क्लासिफाई करते हैं. सभी प्रजातियों में चरित्र विकास के सद्गुण या दुर्गुण देखे जाते हैं. वीरता, कर्तव्यपरायणता, सत्य का पालन, देश प्रेम आदि नैतिक गुण सभी प्रजातियों के व्यक्तियों में होते हैं. इसलिए ऐसा सोचना गलत है कि गोरी प्रजातियों में काली प्रजातियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि होती है या अधिक वीरता और अधिक देश प्रेम होता है. अक्सर हमने ये देखा है कि मानव जाति में अपने अपने देश को सर्वोपरि दिखाने की, अपने अपने देश और अपने अपने जाति समूह या अपने अपने समूह को सर्वोच्च दिखाने की ये आवश्यकता रहती है. लेकिन कोई भी प्रजाति किसी भी प्रकार से बौद्धिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है या ज्यादा बुद्धिमान नहीं है. सभी जातियों में समान बुद्धिमत्ता पाई जाती है. बुद्धि परीक्षणों या मेंटल टेस्ट तथा शिक्षा परीक्षणों, एजुकेशन टेस्ट ने यह बात सिद्ध कर दी है कि बुद्धि, शिक्षा और नैतिकता के गुण सभी प्रजातियों में बिल्कुल समान होते हैं. अतः केवल शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही प्रजातियों का वर्गीकरण करना चाहिए. तो अब हम आते हैं प्रजातियों के शारीरिक लक्षण या फिजिकल ट्रेट्स ऑफ रेसेस पर. मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय यह बात ध्यान में रखने की है कि शारीरिक बनावट के केवल एक या दो लक्षणों को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार नहीं बनाना चाहिए. शरीर के बाहरी लक्षणों को, सोमैटिक फीचर्स में से अधिकाधिक लक्षणों को प्रजातीय वर्गीकरण का आधार मानना चाहिए. यानी आउटर जो सारे लक्षण हैं, जैसे किस प्रकार की आंखें हैं, किस प्रकार की त्वचा है, किस प्रकार के बाल हैं, किस प्रकार का जबड़ा है या किस प्रकार का कपाल है, ये सब लक्षण जो हैं ये प्रजातियों के बाह्य लक्षण हैं. इन्हीं को हमें आधार बनाना होता है. शरीर के बाहरी लक्षणों में से अधिकाधिक लक्षणों को प्रजातीय वर्गीकरण का आधार बनाना चाहिए, जैसे सिर, केश, नासिका, त्वचा वर्ण आदि कई लक्षणों का विचार करना चाहिए. यह इसलिए आवश्यक है कि कोई एक लक्षण प्राय कई भिन्न प्रजातियों में एक समान मिल जाता है. उदाहरण के लिए त्वचा के रंग, स्किन कलर को बहुत से लोग प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार मान लेते हैं, परंतु एक ही प्रजाति में कई त्वचा वर्ण के लोग मिल जाते हैं. प्रजातीय वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित शारीरिक लक्षण महत्वपूर्ण हैं. पहला शारीरिक लक्षण, सिर की आकृति, हेड फॉर्म या कपाल घातांक. इसको हम सिफेलिक इंडेक्स या कपाल घातांक कहते हैं. इसको हम कैलकुलेट करेंगे आगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा. नाक का अनुपात या घातांक, नेजल इंडेक्स. जबड़ों का फैलाव, प्रोग्नेथिज्म. कपालधारिता, स्कल कैपेसिटी, यानी यदि खाली खोपड़ा, किसी का भी खाली कपाल यदि हम देखें तो उसके अंदर उसकी भराव क्षमता या उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये भी प्रजातियों के वर्गीकरण में हम देखते हैं. केशों की बनावट व घातांक, टेक्सचर एंड इंडेक्स ऑफ हेयर. शरीर का कद, स्टेचर, यानी कितनी लंबाई है. नेत्रों का घातांक यानी ऑर्बिट इंडेक्स, यानी कि नेत्र का जो हमारा बीच का जो गोलक है उसका इंडेक्स. और त्वचा का रंग या स्किन कलर.
ऊपर हम बता चुके हैं कि प्रजातियों का वर्गीकरण करते समय किसी मानव वर्ग के व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या के औसत गुणों को ही आधार मानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे से बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक परिवार में ही भिन्न बनावट के लोग होते हैं, कोई बहुत छोटा होता है, कोई ज्यादा ही लंबा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिवार के जेनेटिक गुण जो हैं वो अलग हैं, वो जेनेटिक गुण उसके समान होते हैं। तो औसत हमें निकालना होता है, औसत या एवरेज गुणों को ही आधार हम मानते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि किन्हीं दो प्रजातियों के औसत में इतना अंतर या भिन्नता नहीं पाई जाती जितनी कि एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम प्रजातियों के लक्षणों में सिर की बनावट या शिरस्य सूचकांक सिफेलिक इंडेक्स देखेंगे। मनुष्य की प्राकृतिक रचना में सिर का शिरस्य सूचकांक या सिफेलिक इंडेक्स सबसे अधिक स्थायी रहने वाला लक्षण है। यानी सिर जो है, इसकी शेप किसी भी प्रजाति की बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता है और सिर एक समान गुण लिए हुए होता है। शरीर के अन्य अंगों में परिवर्तन होने पर भी यह सबसे कम परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही कांस्टेंट या एक बहुत ही स्थिर सूचकांक है, शिरस्य सूचकांक, जिसको कि हम हर प्रजाति के लिए अलग रूप में देख सकते हैं। किसी मनुष्य के कपाल का अनुपात नापने के लिए कपाल की चौड़ाई में लंबाई का भाग दे देते हैं। इस नाप का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों में तथा बच्चों और बड़ों में सिर की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात लगभग एक सा रहता है। चाहे सिर बड़ा या छोटा हो जाए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लगभग एक सा रहता है। कपाल सूचकांक या कपाल घातांक का जो फॉर्मूला है वो है सिर की चौड़ाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय सिर की लंबाई, यानी सिर की चौड़ाई गुणा 100 और उसको हम विभाजित करते हैं सिर की लंबाई से। इस तरह से एक तरह से शिरस्य सूचकांक या सिफेलिक इंडेक्स की परसेंटेज आ जाती है। जिनके कपाल की चौड़ाई 80% से कम होती है उनको लंबे सिर वाले या दीर्घ कपाल डोलिकोसेफेलिक कहते हैं। जिनके कपाल की चौड़ाई 80% से अधिक होती है उनको चौड़े सिर वाले या लघु कपाल ब्रैकिसेफेलिक कहते हैं। यदि सिर की लंबाई 100 इकाई है तो चौड़ाई उसका प्रतिशत भाग होगी। इस चौड़ाई यानी लंबाई इस प्रकार से और चौड़ाई इस प्रकार से, यदि सिर की लंबाई 100 इकाई है तो चौड़ाई उसका प्रतिशत भाग होगी। इस चौड़ाई की इकाइयों के अनुसार हम सिर की 3 प्रकार की आकृतियां देखते हैं। वो कौन सी आकृतियां हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है शिरस्त्र सूचकांक या सिफेलिक इंडेक्स। यदि 75 से कम है तो वह दीर्घ शिरस्य होगा या डोलिकोसेफेलिक होगा। यदि 75 से 80 तक है शिरस्य सूचकांक तो उसको हम मध्य शिरस्य या मीजोसेफेलिक कहेंगे। यदि 80 से अधिक है तो हम इसको लघु शिरस्य या ब्रैकिसेफेलिक कहेंगे। भूमि में दबी हुई प्राचीन काल की जो मानव हड्डियां मिलती हैं उनको देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि लंबे सिर वाली प्रजातियां बाद में विकसित हुई हैं। आदि मानव या प्रिमिटिव मैन की खोपड़ियां, जैसे जावा मानव, जावाथ्रोपस जिसको हम कहते हैं, और रोडेशियन मानव, रोडेशियन मैन की खोपड़ियां सब दीर्घ कपाल हैं। उनके बाद की मानव प्रजातियां जैसे नीग्रो, मेडिटेरेनियन और अल्पाइन कपाल क्रम में अधिक चौड़े होते गए और उनकी कपाल धारिता, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई। विश्व की समस्त मानव प्रजाति का औसत कपाल घातांक 79 है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार में हमने सबसे पहले सिर की आकृति या कपाल घातांक सिफेलिक इंडेक्स को पढ़ा है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और हम इसके आगे के नाक का अनुपात और जबड़ों का अनुपात आदि अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।